हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2016 का पेपर देखने वाले हैं। देखिए 2016 में डीएलएड के 2 पेपर हुए थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट पेपर पिछली क्लास में देख चुके हैं, कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग 2016 का सेकंड पेपर देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ईश्वर को ना मानता हो वाक्यांश के लिए कह रहे हैं कि शब्द होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन दिए नास्तिक, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं आस्तिक, नास्तिक, असाध्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो ईश्वर को ना मानता हो तो उसको बोला जाता है नास्तिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गा वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो आपसे कह रहे हैं जैसे फर्स्ट तो ऑप्शन कह रहा है तालु, दंत, कंठ, नासिका। तो देखो आपका तालु से क्या होता है, जैसे चा छा जा झा और ओ, ये तालु व्यंजन बोल देते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग तालव्य व्यंजन भी बोल देते हैं, क्योंकि जैसे चा छा जा झा का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या होती है, ऊपर तालु से टच होती है, ठीक है। तो आपका देखो जो दंत होता है ना, तो ता था दा धा ना, तो इनको बोला जाता है दंते व्यंजन, ठीक है। कंठ का मतलब हो जाता है जैसे का, खा, गा, घा और इंग्या हो जाए, ठीक है। तो ये कंठे व्यंजन होते हैं। तो हमसे कह रहे हैं गा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गा का क्या हो जाएगा, कंठे व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो आप क्या देखो यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, और देखो यहाँ पे थोड़ा बर्तनी का ध्यान रखना है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बर्तनी मिस्टेक दी गई, जैसे कवियत्री, देखो वहाँ पर भी एक ही मात्रा लगी, यहाँ पर भी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कवित्री लिखा है, या नहीं बना है, कवित्री लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कवित्री लिखा है, वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पाठशाला शब्द है, कह रहे हैं योग रूढ़, यौगिक रूढ़, उपरयुक्त में ऐसे कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान में पाठशाला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भानु उदय शब्द का संधि विच्छेद है। देखो भानु प्लस उदय की बात कर रहे हैं, तो भानु प्लस उदय हो जाता है। जैसे यहाँ पर भानु, जैसे भानु प्लस उदय, देखो यहाँ पे आपका दोनों सेम दिए गए, तो यहाँ पे थोड़ा सेम नहीं होगा, इसमें आप चेंज कर लेना, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा दो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भानु प्लस उदय, और यहाँ पे कह रहा है भानु प्लस उदय, और यहाँ पे आपका कह रहा है भानो प्लस उदय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानु प्लस उदय। देखो दोनों जगह सेम दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह आप बड़ी ओ की मात्रा लगा लो, ठीक है, यहाँ पे ओ की मात्रा लगी, भानु प्लस उदय, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु प्लस उदय हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अतलगोत्तरी प्रश्नों को। तो देखते हैं अतलगोत्तरी प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अजर और अजिर शब्द का क्रम से अर्थ लिखे। देखो अजर का मतलब हो जाता है देवता हो जाता है, और अजिर का मतलब होता है आंगन हो जाता है, ठीक है। अजिर का मतलब क्या हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बाल साहित्य से संबंधित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखे। तो देखो यहाँ से एक तो फुलवारी हो जाएगा, जैसे बाल लोक हो जाएगा, जैसे बाल दुनिया हो जाता है, बाल वाटिका हो जाता है। देखो बहुत सारी हैं, तो आपको 2 पूछ रहे हैं, तो चाहे फुलवारी, बाल लोक, बाल दुनिया, बाल वाटिका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौन वाचन क्या है। तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। जैसे कोई लिखी हुई सामग्री है, उसको बिना आवाज़ निकाले, ठीक है, पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। और यहाँ पे देखो अथवा करके दूसरी आपकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ध्वनि रहित वाचन कह रहे हैं मौन वाचन कहते हैं, ठीक है। ध्वनि रहित वाचन को क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। या लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उपसर्ग आप लोगों को बता चुके हैं शब्द से पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग। तो हमसे कह रहे हैं प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो आपका एक तो हो जाएगा प्रचार, प्रसार, प्रताप, प्रक्रिया, प्रबल, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आकाश और अग्नि क्रमशः एक एक पर्यायवाची लिखिए। आकाश और अग्नि का क्रमशः एक एक पर्यायवाची आपसे पूछ रहे हैं। देखो आकाश का हो जाएगा आसमान हो जाता है, जैसे गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये सारे के सारे क्या हैं आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें आसमान, गगन, नभ, अंबर, व्योम। नेक्स्ट कह रहे हैं अग्नि, अग्नि का हो जाता है जैसे पावक, दहन, अनल, आग, ये सारे के सारे आपके अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि समास की परिभाषा लिखिए, और आप लोगों के समास की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ध्यान रखने, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समास से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। समास की परिभाषा तो आप लोग देख रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और देखो संधि और होते हैं, संधि में दो शब्दों का मेल नहीं होता। यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। संधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। ठीक है, उसमें अक्षरों का मेल होता है। यहाँ पे क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। आप लोग डिफरेंस याद रखने। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या होता है? मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे आपका माता डैश पिता, ये भी क्या हो गया? समास हो गया। जैसे चतुरानन हो गया, जैसे लंबोदर हो गया, जैसे गिरिधर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके समास, मतलब समास के उदाहरण हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और देखो संज्ञा की बहुत सिंपल डेफिनेशन आपसे कह रहे हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो संज्ञा की डेफिनेशन में आप लोग ध्यान रखते हैं, किसी भी चीज़ को जो हम लोग देखते हैं पूरे दिन, जो भी चीज़ें देखते हैं उन सब का जो भी नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो वही कह रहे हैं किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका जैसे कोयल हो गया, जैसे यहाँ पे मैदान होगा, ध्यान रखो। ठीक है, मैदान हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, कुर्सी हो गया, साहस, मिठास, ये सब क्या हैं आपके? ठीक है, संज्ञा के उदाहरण है। जो जैसे आपका साहस और मिठास होता है ना, ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आप लोग ध्यान रखते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिवेशीय चर्चा के 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। परिवेशीय चर्चा की बात कर रहे हैं, जैसे आपका, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका कह रहे हैं कि छात्रों में कह रहे हैं प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा, ठीक है, जागृत करता है। जैसे परिवेशीय चर्चा होती है, ठीक है, तो उसमें मतलब छात्रों में क्या होता है कि प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है उनके अंदर। ठीक है, उनको जानने की क्या होती है? ठीक है, जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि हम और जानें उनके बारे में। ठीक है, जैसे भौतिक के बारे में, ठीक है, प्राकृतिक के बारे में। ठीक है, तो जानने क्या होती है? उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, परिवेशीय चर्चा के माध्यम से। देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि परिवेश की आवश्यकता और संरक्षण की भावना का भी विकास होता है। ठीक है, अगर परिवेशीय चर्चा होती है तो उससे क्या होता है कि परिवेश की आवश्यकता, मतलब परिवेश की कितनी आवश्यकता है, और उसके संरक्षण की भावना का विकास छात्रों के अंदर जागृत होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे थे कि 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपके ये 2 उद्देश्य आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग देखो, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे और जो भी चीज़ आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रत्यय किसे कहते हैं? और देखो प्रत्यय की डेफिनेशन आपकी कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रत्यय की डेफिनेशन कह रहे कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताई थी। ठीक है, क्योंकि आपका देखो 2016 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले 15 और 16 का एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 16 का सेकंड पेपर है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, कह रहे कि वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह क्या होता है, उपसर्ग जो होता है ना, शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदलता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ बदलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके उदाहरण दिए, यहाँ पे जैसे आओ लिखा है, आओ से आपका बन जाता है जैसे कटाओ, बचाओ, खिंचाओ, ठीक है, बहाओ। जैसे आई, एक तो प्रत्यय आई होता है, अब आई शब्द के पीछे लगता है, जैसे भलाई, जैसे पढ़ाई, जैसे बुराई, जैसे सिलाई। ठीक है, सिलाई। तो ये सारे दो पीछे लगे ना, आई शब्द कहाँ लगा है? पीछे लगा है, तो मतलब क्या हो गया? प्रत्यय हो गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो आपको जब भी देखो अंतर पूछा जाए, किसी का भी अंतर पूछे तो इसी तरह आप कॉलम करके लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक तरफ आपको संधि लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, समास लिखना है, और एक तरफ संधि के बारे में लिख दो, एक तरफ समास कर देखो। कॉपी जब देखते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को इस टाइप से मैं समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट संधि की तरफ क्या लिखा है, संधि में दो वर्डों का मेल होता है, ठीक है, और समास में क्या होता है, दो पदों या दो शब्दों का, ठीक है, पदों की जगह यहाँ पे आप लोग शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक है, दो शब्दों का मेल होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने समास की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, उसमें आप लोगों को बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है, ठीक है। तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक के अपने लिए पदों का मेल होता है या शब्दों का मेल होता है। जबकि संधि में क्या होता है, दो वर्डों का मेल होता है। वर्ड का मतलब समझ रहे, अक्षर का मेल होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। आपके देखो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, दूसरा हो जाता है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि, ठीक है। आप लोग धरते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। कह रहे हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं, वही 3 हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कह रहे हैं समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6, और आपके संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखे, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। आप लोग उधर संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद। मतलब जैसे आपका कोई संधि है और संधि को अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा, संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, संधि विच्छेद बोला जाता है। अब जैसे कोई समास शब्द, जैसे समास में क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ के हमने कोई शब्द बनाया, अगर उस शब्द को अलग अलग कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहे हैं ना, समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, ठीक है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, या डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग देख के कह रहे हैं कि बच्चों द्वारा अपने विचारों को सुंदर, क्रमबद्ध और रचनात्मक तरीके से प्रकट करना क्या कहलाता है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहलाता है, ठीक है। देखो आप लोग इधर के सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है कि बच्चों के द्वारा जैसे अपने विचारों को प्रस्तुत करना, मतलब नए नए विचारों को खोजना, ढूंढना, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है। नए विचारों का सृजन करना, मतलब एक तरीके से नए विचारों को ढूंढना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिएगा। आपसे उत्थान कह रहे हैं, अनुज कह रहे हैं, पाप कह रहे हैं, लक्षण कह रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे उत्थान का विलोम आपका हो जाता है पतन हो जाता है, अनुज का हो जाता है अग्रज, ठीक है। आपका पुण्य का हो जाएगा पाप का हो जाएगा पुण्य, और यहाँ पे लक्षण का आपका हो जाता है विलक्षण, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रचना की दृष्टि से कह रहे वाक्य के कितने भेद हैं। कह रहे एक का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। देखो एक का लक्षण लिखकर कह रहे हैं उदाहरण दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं आप लोग देख रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग देख रहे हैं कह रहे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब रचना के आधार पर आप लोग देख रहे हैं वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। अब देखो सरल वाक्य का जो उदाहरण दिया गया, कह रहे हैं कि राधा नाचती गाती है, ये सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राम आया और सो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता है, ठीक है। अब देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है कि 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है आपस में, और मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला वाक्य होता है दूसरे वाले वाक्य पर निर्भर होता है। तो ये चीज़ में यदि वह पढ़ता तो सफल होता है, मतलब सफल होना डिपेंड कर रहा है किस पर, पढ़ने पर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। तो देखो एक का लक्षण लिखकर उसके उदाहरण लिखना था, तो आपके तीनों के यहाँ पे उदाहरण लिख दिए गए, ठीक है। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने 2016 का सेकंड पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।